अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के दो बड़े वाकयात हैं, एक इस्लामाबाद में और एक वाना में। इस्लामाबाद का जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है उसके बाद दहशतगर्दी हुई है और धमाका हुआ। उसके नतीजे में जो अब तक की इतलात हैं उनके मुताबिक 12 अफराद जाँ बहक हो गए और ख्वाजा आसिफ ने फौरी तौर पर इस वाक़े को काबुल के साथ जोड़ा और जब उन्होंने बात की तो उन्होंने अफगानिस्तान को जो है वो इसके अंदर शामिल किया। और इसके अलावा जो एक और वाक़या हो रहा है वो हो रहा है इस वक्त वाना में। वाना में गुज़िश्ता रात से ही दहशतगर्दी का एक वाक़या रिपोर्ट हुआ और उसमें कुछ दहशतगर्द एक धमाका करके वाना कैडेट कॉलेज के अंदर दाखिल हो गए। नुकसानात के हवाले से अभी तक किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं दी गई और मीडिया को कोई चीज़ विटनेस भी नहीं हुई। वहाँ सिर्फ सोर्सेज बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और वो सोर्सेज जो हैं वो DGISPR के सिक्योरिटी फोर्सेस के सोर्सेज हैं और उनका ये कहना है कि एवैक्यूएशन की जा रही है। जो वहाँ पे कैडेट्स हैं उनको निकाल रहे हैं और जो वहाँ पे उसात्ज़ा हैं उनको निकाल रहे हैं। कुछ 600 के करीब 500-600 के करीब 5 से 600 के बीच में लोग थे जो वहाँ पे मौजूद थे और दहशतगर्दों को कहा जा रहा है जी कॉर्नर किया गया और उनके साथ लड़ाई चल रही है। जो तादाद बताई गई, एक तो धमाका हुआ था वहाँ पे, उसके अलावा ये बताया गया जो मल्टीपल इतलात सिक्योरिटी ज़राए से जो आई उनके मुताबिक भी कोई 3 दहशतगर्द हैं और उनके साथ लड़ाई चल रही वाना में गुज़िश्ता रात से। ये एक सिचुएशन वहाँ से रिपोर्ट हुई है। अब वहाँ पे कोई जर्नलिस्ट तो जाके कवर कर नहीं सकता, कोई ऐसा शहरी इलाका तो है नहीं, वो फौज के ज़ेरे कंट्रोल एरिया है, तो उसको जो है वो फिर खुद ही सिक्योरिटी फोर्सेस बताएंगी वहाँ क्या हुआ। जो वो बताएंगे उसके ऊपर ही आपको इन्हिसार करना पड़ेगा। इस्लामाबाद का जो वाक़या है वो इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या है और एक वकील के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी शहीद हो गए हैं, वकील साहब। उसके अलावा 12 लोग टोटल हैं जो जाँ बहक हो गए इस इंसिडेंट में, वो शहीद हो गए। और ये खुदकुश धमाका, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये धमाका खुदकुश था और खुदकुश हमलावर का कोई सर भी मिला है। अब ये इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स है इस्लामाबाद में, तो लड़ाई जो है वो अब इस्लामाबाद तक पहुंचना शुरू हो गई है। लेकिन जब ये धमाका और ये चीज़ें हो रही थी तो उस वक्त कौमी असम्बली में बात इन पे नहीं की जा रही थी। जब पाकिस्तान में इतने बड़े इंसिडेंट हो रहे हों, आपके फेडरल कैपिटल के अंदर धमाका हो जाए, तो दुनिया का कोई भी मुल्क होगा वो फौरी तौर पे अपनी डिबेट को शिफ्ट करेगा और यहाँ ले जाएगा। लेकिन क्योंकि कौमी असम्बली में हर हाल में इस तरमीम को पास करवाना है जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को इस्तिस्ना और ताहयात नौकरी और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं वो उनको मिलेगी, तो क्योंकि वो तरमीम वहाँ पे पास हो रही है तो सिक्योरिटी के ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर किसी रुकन ने बात नहीं की है। सच ये तफसीली बातचीत नहीं की, डिबेट को शिफ्ट नहीं किया गया। हत्ता कि ये काम इतना ज़रूरी है, एक्सटेंशन, इस्तिस्ना, मुराद, सारी ज़िंदगी, ताहयाती, ये चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं कि अजान की आवाज़ आई और नमाज का वक्फा भी नहीं किया गया। ये नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। कभी असेंबली में अजान की आवाज़ आती है तो फ़ौरन कहते हैं जी अब नमाज का वक्फा करना है, लेकिन ये काम शायद ज़्यादा ज़रूरी है तो इस काम को जारी रखा गया। दूसरा, जो लोग दावा कर रहे हैं वो बार बार कहते हैं जी इरफान सिद्दीकी साहब के साथ भी बड़ी ज़्यादती की गई है। एक लंबी वफादारी है उनकी, लेकिन उसके बावजूद कल सेनेट का इजलास मुलतवी नहीं किया गया। लेकिन कोई बात नहीं, वो तो ये चीज़ें होती रहती हैं, ये चीज़ें होती रहती हैं। सियासत के सीने में दिल नहीं होता। अगर तो ये सच है तो ये अफसोसनाक बात है। मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये बात सच ना हो, क्योंकि ये जब जब याद आएगी पाकिस्तानियों को तो पाकिस्तानियों को तकलीफ ही होगी और तकलीफदेह याददाश्तें हैं ज़्यादातर पाकिस्तानियों की। 2022 में नाजरीन मुराद सईद ने और बहुत सारे और लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर यह बताया था कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान मत लाइए, लेकिन कुछ जर्नलों को इस बात का बड़ा शौक था, आर्मी चीफ को बड़ा शौक था, फिर PDM की सरकार भी इसीलिए बनाई गई, तो इन सब ने मिलकर दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर दाखिल किया। इमरान खान की हुकूमत को अप्रैल के दूसरे हफ्ते में गिराने के बाद जून, जुलाई और अगस्त में बड़ी तेजी से दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर लाया गया। उन्हें पाकिस्तान के अंदर लाकर सेटल किया गया। बहुत एहतजाज हुआ, अवाम ने बहुत शोर मचाया, लेकिन क्योंकि जर्नैलों की पॉलिसी थी वो ये करते रहे और अब पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। ये आग जो है वो सबके दरवाजे तक आएगी। मैंने कहा था अब आ रही है, मुराद सईद भी ये कह रहा था, बार बार कह रहा था, लेकिन उस वक्त किसी ने बात सुनी नहीं।
या कोई सुनना नहीं चाह रहा था। मगर अब भी वक्त है उन जर्नैलों को और उन सारे किरदारों को कटहरे में लाया जाए जो इन दहशतगर्दों को बाई डिजाइन पाकिस्तान लेकर आए, और पाकिस्तान लाकर इनके लिए बॉर्डर नरम किए, इनको लेकर आए, इनको सहूलतकारी दी। ये यहां पे आपके जो खैबर पख्तूनख्वा के कई कबायली इलाके वहां दंदनाते फिरते थे, इनको बाई डिजाइन लाकर बसाया गया। और जिस वक्त निगरान हुकूमत चल रही थी उस वक्त बहुत बड़ी तादाद में ये लोग पहुंचे, क्योंकि तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सारा फोकस था सिक्योरिटी फोर्सेस का, वो बेचारे सारे भागे हुए थे, तो दहशतगर्दों के लिए मौजें थी। उस दौर में 2023 में जब तक इलेक्शन नहीं हो रही, पूरा 2023 का साल जो है वो निगरान हुकूमत रही वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में। तो उस पूरे साल के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द जो है वो बड़ी तेजी से दाखिल किए गए, और 2024 में हमने उसको भुगतना शुरू कर दिया। और आज 2025 के इख्तिताम पे हम कहां खड़े हैं, इस्लामाबाद के अंदर एक धमाका हो गया, और वुज़रा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई शहर भी महफूज नहीं है। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान को इस आग में झोंका है, उन लोगों को कटहरे में लाना बहुत जरूरी है, उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब क्योंकि धमाका इस्लामाबाद में हुआ है, तो आप मीडिया के ऊपर कवरेज भी देखेंगे, खबरें भी देखेंगे। वाना कैडेट कॉलेज के ऊपर जो अटैक हुआ, बहुत सारी चीजें कवरेजेस देखेंगे। अब एक जंग का माहौल बनेगा हमारा अफगानिस्तान के साथ, और जंग के बाद दोबारा हम बैठेंगे, फिर हम बातचीत करेंगे और फिर किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। तो नॉर्मली यही होता है कि जो हमारी तरह के मुल्क होते हैं ना, ये पहले जंगें लड़ते हैं आपस में, जंगें लड़ने के बाद अच्छी तरह एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे का टिका के नुकसान करते हैं। उसके बाद जब काफी नुकसान हो जाता है फिर बैठते हैं, बैठ के टेबल पे बात करते हैं, फिर तालिबान को भी समझ आ जाएगी और फिर पाकिस्तान को भी समझ आ जाएगी। पहले पाकिस्तानी जर्नैलों ने इनको लाकर पाकिस्तान के अंदर बसाया, डिटाई और बेशर्मी के साथ ये फॉर्मूला उन्होंने यहां पे लगाया। इसके ऊपर ब्रीफिंग देते रहे पार्लियामेंटेरियंस को कि हमने दहशतगर्दों को लेकर आना है। पहले इन्हें लाकर यहां पे बसाया और उसके बाद बेड़ा गर्क करवाया, और अब कह रहे हैं जी एक लड़ाई में लड़नी पड़ेगी। तो ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन इस्लामाबाद में खून बहा है तो ये खून महंगा है। कबायली इलाकों में खून बहता है तो खबर भी नहीं चलती, टिकट भी नहीं चलता, लेकिन इस्लामाबाद में खून बहा है, बड़ी बड़ी खबरें बनेगी और बड़ा रोला बनेगा। इंडिया के साथ भी आपके हालात जो हैं वो खराब हो सकते हैं। अब उसकी वजह यह है कि वहां पे भी एक धमाका हुआ है। इंडिया में आपने बड़ी मशहूर एक इमारत का नाम सुना होगा, दिल्ली लाल किला। तो लाल किला के करीब, यानी वहां जहां धमाका हुआ वहां से लाल किला करीब है, बिल्कुल सामने। तो वहां पे एक कार बम धमाका हुआ है कल, और वो जो कार बम धमाका हुआ उसके अंदर इंडिया में 8 लोग वहां पे मारे गए और बहुत बड़ी तादाद में लोग जख्मी हो गए। धमाके की शिद्दत बहुत ज्यादा थी वहां पे, और वहां का जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वहां की जो गवर्नमेंट कह रही है, वो भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं जी हम इन दहशतगर्दों के पीछे आएंगे। तो लाजमी बात है, जैसे पाकिस्तान हर चीज का इल्जाम हम अफगानिस्तान पे डालते हैं क्योंकि वो हमसे कमजोर है, तो इंडिया भी हम उससे छोटा मुल्क है, वो इल्जाम हम पे ही डालेगा और किस पे डालेगा। अब इंडिया इल्जाम उठा के कहीं यूरोप में तो नहीं ले जाएगा, वो हम पे ही डालेगा, चाहे उसकी अपनी नाअहली हो, चाहे उसकी अपनी नालायकी हो, लेकिन इंडिया इल्जाम पाकिस्तान पर डालेगा। अच्छा, जो वाना वाला अटैक है ना, उसमें इनिशियली जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जराए उन्होंने ये कह दिया, ये कंफर्म कर दिया कि ये दहशतगर्द ना सिर्फ अफगानी है, अफगानिस्तान से आए हैं, बल्कि अफगानिस्तान के साथ राब्ते में भी हैं। उन्होंने ये पहले ही कह दिया कि जनाब अभी ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो, लेकिन पहले ही उन्होंने ये बता दिया कि जनाब ये अफगानिस्तान के साथ लिंक्ड हैं जो यहां पे दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो और ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद वाला अफगानिस्तान के बारे में बताया, और साथ ये भी कहते हैं कि ये फितनतुल खवारिज है और ये इंडिया इनको सपोर्ट करता है, इंडियन फंडेड है। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाया। अब इंडिया के ऊपर जो धमाका हुआ उन्होंने अभी इसकी इंक्वायरी करने के बाद इल्जाम लगाना है, और ज्यादा इम्कानात यही है कि वो पाकिस्तान के ऊपर ही मलबा गिराएंगे जैसे वो हमेशा करते हैं। तो ये खित्ते के अंदर एक नई लड़ाई वाली सूरत बन सकती है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, लड़ाई जो है ना वो फौजी जर्नैलों को हमेशा सूट करती है, या जो फाशिस्ट हुक्मरान होते हैं उन्हें बहुत सूट करती है। जैसे प्यूटन है, वो रशिया एक लड़ाई लड़ रहा है 3 साल से, तो प्यूटन और उसके जर्नैल सारे हीरो हैं अपने मुल्क में। सेम टाइम में जो ज़ेलेंस्की है वो और उसके जर्नैल हीरो हैं अपने मुल्क में, यूक्रेन। तो ये जंग का कानून होता है। जब इंडिया और पाकिस्तान की भी लड़ाई हुई है तो इंडिया के अंदर बहुत प्रोपेगेंडा किया गया, जनाब पाकिस्तान को उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया, बड़े मिसाइल मारे, बड़ी इमारतें तबाह की, बड़े बंदे मार दिए, बड़े फौजी शहीद कर दिए। उन्होंने ये कहा ना, इंडिया का मीडिया,
वो उन्हें प्रेज कर रहे हैं। वहां के जर्नैल, वहां का मोदी, वो वहां हीरो बन रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने कहा जी हमने तैयारी गिरा दी है, ये रियलिटी भी है। तो यहां का मीडिया, हम लोग सारे हम कह रहे हैं हमारी फौज जीती है, तो हमारे जर्नैल खुश हो रहे हैं, हमारे लोग खुश हो रहे हैं। इसी तरह जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का आपस में मार्का हुआ, वहां पे भी इसी तरह है कि अफगान वहां पे पूरी तरह से मुतमईन है कि जनाब हमने बहुत मारा, और पाकिस्तानी यहां पूरी तरह से मुतमईन है कि हमने बहुत मारा। तो जब भी कोई जंग लगेगी तो फायदा तो जर्नैलों का होता है, चाहे उधर हो जाए चाहे इधर हो जाए। कौम का फायदा तब होगा जब पाकिस्तानी जर्नैल कश्मीर को आजाद करवा के दे देंगे। हम कहेंगे जी कमाल हो गया, जबरदस्त काम कर दिया सर आपने कश्मीर आजाद करवा दिया, हमारी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई, अब हम कश्मीर में अपने घरों में जा सकते हैं। फिर तो हम ये कायल हो जाएंगे ना। या आप वो सारे स्ट्रक्चर जो इंडिया ने हमारे पानियों पे बनाए हुए वो सारे आप पलक झपकने में तबाह कर दें। वी हैव द कैपेसिटी। अगर आप वो तबाह कर दें तो हम कहेंगे जी हमारे जर्नैलों ने कुछ फतह किया, कुछ हासिल किया। लेकिन नॉर्मली होता यह है कि जंग के बाद जो है जर्नैल हीरो बन जाते हैं, दोनों तरफ के। वो उधर के उधर बन जाते हैं और इधर के इधर बन जाते हैं, क्योंकि जंग का नतीजा कुछ भी हो, इंटरनेशनली कोई कुछ भी कहता रहे। अब ये तो तैयारी गिरने के बाद मोदी की किस्मत ही खराब थी, बेड़ी गर्क हो गया उसका, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसको चिढ़ा चिढ़ा के आलमी सतह के ऊपर उसका और ज्यादा सत्यानाश किया है। बहरहाल हमारे लोगों का खून महंगा है, हमारे कबायलियों का खून सस्ता है। इस्लामाबाद के वाकये के ऊपर ज्यादा रद्देअमल आएगा, जबकि बाकी वाकयात पे इतना रद्देअमल नहीं आता। एक नौजवान है नादरीन, आलमजेब महसूद नामी, इसका फेसबुक के ऊपर एक अकाउंट है, आप जाके देख सकते हैं। कोई 2,80,000 के करीब इनके फॉलोअर्स हैं। ये जो है इन्होंने, सुहेल अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया, जिस स्टेटमेंट के ऊपर सुहेल अफरीदी साहब पे एक मुकदमा भी दर्ज हुआ कि मस्जिद में लाके फौज ने कुत्ते बांध दिए, और जब हमने कहा तो जवाब आया कि आप और ये एक जैसे हैं। तो वो जो स्टेटमेंट सुहेल अफरीदी का है, इसकी तस्दीक की है ये नौजवान ने, आलमजेद महसूद साहब ने। इन्होंने 2019 की एक वीडियो अपने अकाउंट से शेयर की थी, और वो वीडियो इन्होंने दोबारा दिखाई है कि ये बात झूठ नहीं है। आज से 6 साल पहले ये वाकया हुआ था। उन्होंने वीडियो और ऑडियो दोनों दिखाई, जिसके अंदर ये कुत्तों वाली बात भी है, मसाजिद के ऊपर एंटीने लगे हुए हैं, वो बड़े बड़े डिश लगे हुए हैं, और जूतों के साथ जाने वाली ये चीजें सारी उसके अंदर, उस वीडियो के अंदर है। उस वीडियो में और उस ऑडियो के अंदर ये चीजें हैं। तो ये आलमजेब महसूद नामी नौजवान ने इसकी कंफर्मेशन दी है और इसकी तस्दीक की है कि जनाब ये वाकया ऐसे ही हुआ था, सुहेल अफरीदी ने झूठ नहीं बोला। अफसोसनाक बात है। अब नाज़रीन, एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो एक जरगा है जो 12 नवंबर को यानी कल के दिन में होने जा रहा है। ये एक बड़ा जरगा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत करना चाहती है। जो फेडरल गवर्नमेंट है या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, वो इसको नाकाम करना चाहती है कि ये जरगा कामयाब ना हो। लेकिन सबको दावत दी है। अब ये फैसला किया गया है कि इस जरगे का जो भी एलामिया होगा, वो एलामिया जारी किया जाएगा और पहुंचाया जाएगा वफाकी हुकूमत तक भी, सिक्योरिटी इदारों तक भी, और हर स्टेक होल्डर को वो एलामिया दिया जाएगा कि ये खैबर पख्तूनख्वा का जो अमन जरगा बैठा है, मुतफिका तौर पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स, ये उनकी राय और फैसला है। तो इसकी रोशनी में आगे बढ़ा जाए। यहां से एक नई डिबेट शुरू होगी। या तो आपने डायरेक्टली जंग की तरफ जाना है, ताकत का इस्तेमाल आपको दहशतगर्दी के खिलाफ करना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि ताकत का इस्तेमाल ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, ताकत का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा दहशतगर्दी के खिलाफ। लेकिन वो कैसे करना है और इस लड़ाई को लीड किसने करना है? इस लड़ाई को कोई जर्नैल लीड नहीं कर सकता, उसका काम ही नहीं है। लीड लीडर्स ने करना है, पॉलिटिकल अवामी हुकूमत ने लीड करना है। वो जो स्टेक होल्डर्स हैं इलाके के, उन्होंने लीड करना है। उन्होंने बताना है कि जनाब कहां आपकी जरूरत है और कहां नहीं है। अगर तो ये सारा कुछ जर्नैलों के कंट्रोल में दिया गया तो माजी की तरह सारे ऑपरेशन बेकार हुए, ये भी बेकार हो जाएगा। जितनी दहशतगर्दी के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी, आज तक आपको फायदा ही कोई नहीं हुआ, दोबारा आ जाती है फिर। तो जर्नैलों के हाथ में चीज नहीं देनी, चीज जो है पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में रहनी चाहिए। फैसले उन्हें करने चाहिए और मुशावरत के बाद फैसले करने चाहिए। अवाम को, लोगों को शामिल करना चाहिए। अफगानिस्तान भी इसका एक स्टेक होल्डर है, उसको भी शामिल करना चाहिए। बहरहाल ये अभी तो जरगा होगा कल, तो बहुत सारी खबरें आएंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अत्तर मिनुल्लाह ने भी एक खत लिख दिया है जी, और अत्तर मिनुल्लाह साहब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज हैं। उन्होंने एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा उन्होंने ये लेटर बहुत सारे और लोगों को भी लिखा है, यानी बाकी जो जजेस हैं उनको भी दिया है, और अब पब्लिक भी हो गया उनका लेटर। तो नाजरीन, उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें वो कहते हैं कि हम खुद को बुनियादी हकूक का मुहाफिज कहते हैं, लेकिन जब साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बताया
कि जबरी गुमशुदगी का मामला उनके दरवाजे तक पहुंच गया है तो हम खामोश रहे। एक और चीफ जस्टिस ने मखसूस नशिस्तों के केस के तनाजुर में 12 जजेस को खबरदार किया कि सिर्फ मैंने अब तक मार्शल्ला को रोक रखा है, वो आएंगे और हमें घर भेज देंगे। अदलिया में बैरूनी मुदाखलत अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही, बल्कि नाकाबिले तरदीद हकीकत है। जो सच बोलता है उसका हाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों जैसा हो जाता है। इन्होंने पूरी अदलिया को झंझोड़ा है। जस्टिस अतर मनल्ला ने उन्होंने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया। बहादुर जजेस के खत और एतराफ सुप्रीम कोर्ट के जमीर पर बोझ हैं। हम सच जानते हैं मगर सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद हैं। बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं है, एक खुली हकीकत है। जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है। जो जज नहीं झुकता उसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता है। हमें याद रखना होगा कि अदलिया अवाम के लिए है, ताकतवरों के लिए नहीं है। अदलिया की निजात सच्चाई और खुद एहतसाबी में है। हमें अपनी गलतियां तस्लीम करनी होंगी और इस्लाह करना होगी। ये जनाब अतर मनल्ला साहब कह रहे हैं। उन्होंने मजीद बातें भी की याया अफरीदी साहब को लिखे हुए खत में कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवरों के साथ खड़ी रही है, अवाम के साथ खड़ी नहीं हुई। जुल्फिकार दी भुट्टो की उन्होंने मिसाल दी, नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की। फिर उन्होंने कहा जी इमरान खान के साथ होने वाला सलूक उसी जबर के एक तसलसल का आज हिस्सा है। झंझोड़ने की कोशिश की सबको अतर मनल्ला ने, लेकिन इस वक्त जो अदलिया की हालत है वो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि अदलिया कहां पहुंच गई और किस तरह पहुंचाई गई। और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा सियासी सहूलतकारों के साथ मिलकर एक कारनामा है। नादरीन ने कुछ दानिश्वर हैं पाकिस्तान में, वो आज भी ये कहते हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ ने फौज को दीवार के साथ लगा के सियासत से बाहर कर दिया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद। लेकिन इमरान खान ने फौज को सियासत में वो कहते हैं जी कि वापस रेलिवेंट कर दिया है। अब ये जो दानिश्वर है ना, ये मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में मुब्तला है और कोई वजह नहीं है। मैं कुछ फैक्ट्स सामने रखता हूं जो नवाज शरीफ और जरदारी ने किए, हालांकि इस तरह के दर्जनों हैं, लेकिन मैं 5-7 आपके सामने रखता हूं जो इन दोनों ने मिलकर किए, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रूह के खिलाफ थे और जिसमें ये फौज की सहूलतकारी का काम एक दूसरे के खिलाफ कर रहे थे। नंबर 1, ये जो सड़कों पे घसीटने वाली बातें थी, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ कौन मुलाकातें करता था और जरदारी को सड़कों पे घसीटता था? ये इमरान खान ने तो नहीं किया था। फिर जो मेमो गेट स्कैंडल आया था जिसमें हुसैन हक्कानी भी फंस गया था और सारे फंस गए थे, इस मेमो गेट स्कैंडल में जिसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का एक घटिया किरदार था, वो कौन सा सियासतदान था जो काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गया था? नवाज शरीफ था ना, इमरान खान तो नहीं था। फिर मुंतखब वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से इस्तीफा कौन मांग रहा था? नवाज शरीफ मांग रहा था ना। आज भी वीडियोस मौजूद हैं। जनरल कियानी को एक्सटेंशन किसने दी थी? जरदारी ने दी थी और नवाज शरीफ ने सहूलतकारी की थी। इमरान खान तो तब असेंबली का हिस्सा ही नहीं था ना। तो फिर इमरान खान पे इल्जाम आप कैसे डाल सकते हैं? जनरल कियानी को सियासत में कौन लाया? यही लोग लेकर आए। फिर अदलिया बहाली की तहरीक में एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसने डील की? फिर पंजाब के अंदर गवर्नर राज किसने लगाया? ये सारे काम कौन कर रहा था? जरदारी और नवाज शरीफ कर रहे थे। फिर फौज के साथ मिलकर 2013 के इलेक्शन में पंचर किसने लगाए थे? बताएं ना। ये जो धांधली 2013 के इलेक्शन में हुई थी फौज के साथ मिलकर, ये किसने की थी? इमरान खान ने तो नहीं की थी, उसके तो खिलाफ धांधली हुई थी। तो इमरान खान पे मलबा डालने से पहले इनके गिरेबानों में झांकना चाहिए कि इन लोगों ने किस तरीके से फौज को सियासत से बाहर करने की बजाय बार बार फौज को सियासत के अंदर घसीटा अपने जाती मफादात के लिए, अपने फायदों के लिए। मैं तो इनकी कवरेज करता था, मुझे नहीं पता कि रोजाना की बुनियाद पे ये क्या स्टेटमेंट देते थे, ये क्या करते थे। ये तो जनाब फौज के सहूलतकार बने हुए थे 2013 से पहले, पूरी तरह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में थे ताकि इन्हें हुकूमत मिल जाए। और हुकूमत के लिए ये कौन कौन से जर्नैलों को कहां कहां जाके कैसे कैसे मिलते रहे, कौन कौन डीलें करता रहा, सारी दुनिया को पता है। अदलिया की बहाली की तहरीक में फौजी जर्नैलों ने क्या किरदार अदा किया, ये सारी दुनिया को पता है। एक जर्नैल से जान छुड़ाने के लिए दूसरे जर्नैल के साथ कैसे साजबाज की गई, सारी दुनिया को पता है। और इमरान खान को तो 2018 में हुकूमत जर्नैल देना ही नहीं चाहते थे। वो तो रिएक्शन इतना ज्यादा था पब्लिक का कि हुकूमत देनी पड़ गई। वरना शहबाज शरीफ अपने मुंह से कह रहा है कि जनाब मैं हुकूमत के लिए अपनी कैबिनेट चुन रहा था और मुझे कह दिया गया था। जनरल बाजवा और जनरल फैज जो है वो इंटरव्यूज करते फिर रहे थे। ये सारा काम किसने किया था?
यानी इमरान खान के बुग़्ज़ ने कुछ लोगों को इतना अंधा कर दिया कि उन्हें समझ ही नहीं आती, और वो हर चीज़, ये दूसरी जंग अज़ीम भी उठा के इमरान खान पे डाल दो, पहली जंग अज़ीम भी उस पर डाल दो। आज तक दुनिया में जितनी तबाही हुई है ना, जो एटम बम चला था हिरोशिमा नागासाकी पे, वो भी इमरान खान पे डाल दो। इनका बस चले ना तो ये हर चीज उसके ऊपर डाल दें, और आने वाले 100 साल के मसाइल भी इमरान खान पे ही डाल दें। हद हो गई। वैसे नाज़रीन, एक बहस और चल रही है, क्या इरफान सिद्दीकी साहब जिनका इंतकाल हो गया हाल ही में, क्या उनके ऊपर इस वक्त तनकीद की जा सकती है? मैं इसके ऊपर ना एक बैलेंस बात करना चाहता हूं। लेकिन ज़ियाउल हक के ऊपर आज भी तनकीद होती है, मुशर्रफ के ऊपर भी आज तनकीद होती है, और कोई उनको जस्टिफाई करने वाला मौजूद नहीं है, ना उनके इदारों में, ना उनकी फैमिलीज में, कोई नहीं कर सकता। भुट्टो को फांसी दी जजों ने, उनके ऊपर तनकीद होती है आज भी। बड़े मकरू किरदार हैं जो तारीख के अंदर रहे, उनके ऊपर आज भी तनकीद होती है। लेकिन जब कोई फौत होता है ना, तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए मेरे ख्याल में एक मार्जिन क्रिएट करना चाहिए। यह जरूर बात सच है कि इरफान सिद्दीकी साहब ने जुल्म, जबर और फस्तायत की सपोर्ट की है, उसकी हमायत की है, ये बात ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन इस वक्त क्योंकि उनके जो लवायकीन है वो बड़े दुख में, रंज में और तकलीफ में है, तो फॉर द टाइम बीइंग तारीख बड़ी जालिम चीज है, वो लिखी जा चुकी है। कौन कहां खड़ा था ये सबको पता है, और ये रिकॉर्ड सीधा रहेगा। जनरल ज़ियाउल हक जब फौत हुए थे, सारे अफसोस कर रहे थे। जब ये फौत हुए थे परवेज मुशर्रफ साहब, उनके बदतरीन मुखालिफिन ने भी कहा जी अल्लाह इनकी मगफिरत करे, और उस वक्त अफसोस का इजहार किया था। मौत तो सबको आनी है, हाँ, लेकिन जब कोई दुनिया से चला जाए तो फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ उनके जो अहले खाना है उनका कोई कसूर नहीं होता, जो हल्का अहबाब है उनकी दिलदारी ना हो जाए, दिलदारी से बचने के लिए आप उस वक्त खामोशी इख्तियार करते हैं। लेकिन रिकॉर्ड का जो हिस्सा है वो रिकॉर्ड का हिस्सा ही रहेगा, जो तारीख का हिस्सा है वो तारीख का हिस्सा। हम सारे अपनी अपनी तारीख के साथ मरेंगे। हमने जो वो गलत किया वो तारीख के अंदर गलत लिखा जाएगा, हमने जो अच्छा किया वो तारीख के अंदर अच्छा लिखा जाएगा। लेकिन जिस वक्त किसी की मौत हो जाए, उस वक्त थोड़ी देर के लिए मेरे ख्याल में फॉर द टाइम बीइंग वो चीजें जस्टिफाई नहीं की जा सकती। वो जो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं वो भी गूं खा रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। वो चीजें जस्टिफाई नहीं